Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Level Up CLAT PG, your one-stop solution for CLAT PG examination. So today we are dealing with another school of jurisprudence. As I have told you, हम इस प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी वीडियो लाने वाले हैं, नॉट जस्ट आपकी ये लैंडमार्क केसेस की, हम और वीडियो लाने वाले हैं जो कि अलग अलग इशू से रिगार्डिंग होगी, चाहे वो आपका सब्सटैंटिव लॉ हो, चाहे वो प्रोसीजर लॉ हो, चाहे वो लाइव मॉक एनालिसिस हो, सारी की सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे एक एक करके मिलने वाली हैं. सो बी ट्यून्ड एंड प्लीज़ ज्वाइन द लेवल अप क्लैट पीजी कम्युनिटी. इस पे हम आपको डेली की बेस पे क्वेश्चन अपलोड करते हैं, क्वेश्चन अपडेट करते हैं. ऑल्सो हम एक नया इंसेंटिव शुरू करने आ रहे हैं अपनी तरफ से, एक नया आप बेसिकली नया एक स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं कि हम PYQs जो है उसकी अहमियत यार अब सभी कोई समझ चुका है. ऐसा है नहीं कि उसकी अहमियत सिर्फ मुझे पता है या सिर्फ आपको पता है. उसकी अहमियत जो है वो सबको पता है. जब सबको पता है तो उसको सॉल्व ही क्यों ना कर लिया जाए. तो अब हम हर लाइक हर संडे को हम आपको एक क्या कहते हैं PYQ बेसिस पे क्विज करा के देंगे. तो ऐसे कर करके आप अगर वो क्विज ही सारे सॉल्व करते जाएंगे और क्विज को बार बार सॉल्व करते जाएंगे, आपके कई सारे PYQs क्लियर हो जाएंगे. और PYQs का अब क्लैट में थोड़ा सा रेलेवेंस बढ़ रहा है बिकॉज PYQs रिपीट भी हुए हैं इस साल. मैं ये नहीं कह रहा अगले साल होंगे, बिल्कुल हो सकता है कि कुछ भी ना हो, क्योंकि क्लैट PG इज अ वेरी अनसर्टेन पेपर, आई एग्री. बट जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ आपके लिए वो है कि भाई मैं कोई भी स्टोन अनटर्न ना छोड़ूं. मैं कोई भी ऐसा ना हो कि कल को आप बोलो कि सर यार ये तो आपको पता था, आपने क्यों नहीं बताया. तो हमको जो पता है हम जरूर बताएंगे आपको. तो इसीलिए कहते हैं PYQs भी आने वाले हैं. उसके अलावा कई सारी और भी चीज़ें उन्होंने प्लान करी, वो धीमे धीमे आपको मालूम पड़ता रहेगा. एंड फॉर दैट आप कंटेंट देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू लेवल अप क्लैट पीजी. लाइक वी रियली लाइक योर परफॉर्मेंस. आप सब्सक्राइब कर फ्लैट बटन को, सब्सक्राइब बटन को. बट हाँ, मजाक से हट के सब्सक्राइब तो कर लेना अगर करना हो आपको कंटेंट देख के. बाकी मेन बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल की. तो आज का टॉपिक है अबाउट सोशियोलॉजिकल स्कूल. सोशियोलॉजिकल स्कूल आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इट्स अबाउट सोसाइटी. सोसाइटी क्या होती है? समाज. सोसाइटी. जब हम सोशियोलॉजिकल स्कूल की बात करते हैं वी टॉक अबाउट सोसाइटी, समाज. तो समाज की अगर हम लोग बात की जाए तो देखो, सोशियोलॉजिकल स्कूल इज अ स्कूल विच टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू सोसाइटी. हम लोग यहाँ पे एक लॉ को देख रहे हैं. जैसे अगर एक लॉ है, ठीक है, तो वो आइसोलेट नहीं, एकदम आइसोलेशन में नहीं रहता है. उस पर कई चीज़ों का इंपैक्ट पड़ता है. टाइम का इंपैक्ट पड़ता है, जैसे हमने हिस्टोरिकल स्कूल में देखा. उस पर और भी एक जज के मूड का, जो हम लोग रिलीज स्कूल पे देखेंगे, ठीक है. कई कई बार शायद मॉरल्स का, कस्टम्स का, जो यूजर्स में तब्दील हो जाते हैं, एज वेल एज सोसाइटी का. देखो यार, हर सोसाइटी अलग होती है, हर तरीके के लोग अलग होते हैं. उनको जिस प्रकार का गवर्नेंस चाहिए होता है लॉ से, वो भी अलग होता है. वो सेम तरीके से गवर्न नहीं होना चाहते, ना ही सेम तरीके से गवर्न किए जाते हैं. अगर आप देखो तो अब इसको आप ऐसे समझो कि भाई US में लॉ अलग होंगे, स्विट्जरलैंड में लॉज अलग होंगे, इंडिया में लॉज अलग होंगे, और लॉ ही नहीं होता, क्या नाम है, और कोई ढंग की कंट्री बताओ, थाईलैंड. थाईलैंड में लॉज अलग होंगे, ठीक है. तो ये जो है कहते हैं कंट्री सब जगह लॉ अलग है कि सोसाइटी अलग है, सबकी डिमांड अलग है, ठीक है. तो सोसाइटी क्या इन्फ्लुएंस करती है लॉ पे, कितना इन्फ्लुएंस करती है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे. इसमें क्या हाँ, और एक चीज, सोशियोलॉजिकल स्कूल भी है भैया, वो भी ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको. उसका एक कंपैरिजन भी मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको. देखो, मैंने बोला था कि जब मैं सोशियोलॉजिकल स्कूल पढ़ाऊंगा तब भी ये चीज़ बताऊंगा. सोशियोलॉजिकल स्कूल हो गया, हिस्टोरिकल स्कूल हो गया, ये लोग आइसोलेशन में एग्जिस्ट, ये सारे स्कूल्स नहीं करते. ये एग्जिस्ट करते हैं इन कोऑर्डिनेशन. आइसोलेशन में नहीं, कोऑर्डिनेशन में. कई सारे स्कूल्स में आप देखोगे आपस में ऐसे ओवरलैपिंग हो रही होगी. ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है क्योंकि हवा नहीं पास हो रही है इन लोगों के बीच में, ठीक है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छे से कनेक्ट करके पढ़ो. जब हम सोशियोलॉजिकल स्कूल पढ़ते हैं तो हम इसको हिस्टोरिकल स्कूल से कनेक्ट करके पढ़ते हैं. हिस्टोरिकल स्कूल में क्या पढ़ाया था मैंने, वो वीडियो आ गई होगी, आप देख लेना. हिस्टोरिकल स्कूल जो है उसको अच्छे से क्या कहते हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल में कनेक्ट करना है, इनकलकेट करना है. जब कनेक्ट करोगे तभी पढ़ पाओगे, तभी समझ में आएगा, वरना ऐਵੇਂ ही जाएगा सब ऊपर से. फिर कहोगे ज्यूरिस्प्रूडेंस बेकार होता है. ज्यूरिस्प्रूडेंस बेकार नहीं, तो तुमने पढ़ा सही से नहीं. तो फिर भी बता देता हूँ दोबारा से एक बार, चाहो तो स्किप कर लेना, अगर तुमको पता है तो. पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, कूडोस टू यू. सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या बात करता है, वो बात करता है लॉ पे सोसाइटी का इंपैक्ट. और हिस्टोरिकल स्कूल क्या बात करता है, इट ट्रैक्स डाउन द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लॉज. तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, समझे. जैसे UK और इंडिया,
जब हम सेक्शन 377 की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया में 377 वैलिड था, टाइम बीता, सोसाइटी में चेंज आया, आज 377 स्टक डाउन कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड मान लिया गया, ठीक है। अब ये टाइम का तो चेंज हुआ ही हुआ, सोसाइटी का भी चेंज हुआ, सोसाइटी का चेंज टाइम पे इंपैक्ट किया। सोसाइटी कैसे चेंज हुई? टाइम की वजह से। टाइम मतलब टाइम बीतता है, सोसाइटी और ग्रो करती गई, प्रोग्रेसिव होती गई, हेनरी मेन की थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गई, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हो गई, तो चेंज हुआ। यूके में यही चीज़ हम लोग से 60 साल पहले हो गई थी, जो हम लोगों ने करी, जबकि यूके ने इंडिया का लॉ बनाया था। तो जब उन्होंने लॉ बनाया तो उनके यहाँ भी ये लॉ था, बट उन्होंने हमसे 60 साल पहले इसको चेंज कर दिया ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बेसिस पे। तो ये क्या दिखाता है? हिस्टोरिकल एवोल्यूशन वहां पे भी हुआ, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन यहाँ पे भी हुआ, पर उनकी सोसाइटी हमसे फार मोर प्रोग्रेसिव है, तो उनके यहाँ जल्दी हो गया। दिस इज द ओनली लाइक डिफरेंस यू कैन सी राइट नाउ, ठीक है। तो हिस्टोरिकल स्कूल आप खुद समझ रहे हो, हिस्ट्री एवोल्यूशन ढूंढ रही है, सोसाइटी सोशियोलॉजिकल स्कूल आपका सोसाइटी का इंपैक्ट ढूंढ रहा है। जब टाइम बीतेगा, एवोल्यूशन होगा, तो सोसाइटी का भी तो कोई ना कोई इंपैक्ट होगा। तो हाँ, काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है ये लोग, तो इनको अच्छे से समझना, ठीक है। अब बात की जाए सोशियोलॉजिकल स्कूल की, तो सबसे पहले तो यार कोर फिलॉसफी आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, तो कोर फिलॉसफी ने बताई दी थी आपको, सोशियोलॉजिकल स्कूल का एक ही कोर फिलॉसफी है कि आपको देखना है सोसाइटी में क्या सोसाइटी का इंपैक्ट पड़ रहा है ऑन पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। वहां पे आप ये देखते हो कि एक लीगल थॉट में क्या फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि क्या लेवल ऑफ एक सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। एक सोसाइटी जो होती है उसमें लॉ ऑफ सोशल चेंज और रूल ऑफ सोशल चेंज है, वो कैसे इमर्ज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है कई सारी चीजों से हुआ। सबसे बड़ा रीजन जानते हो क्या था? ये सोसाइटी का इंपैक्ट और ये सब पहले क्यों देखा गया? देखो, पहले जो है हमारा जो स्टेट था, स्टेट की व्यवस्था थी, वो थी एक पुलिस स्टेट की। पुलिस स्टेट मतलब इसके 3 पीस हुआ करते थे। पुलिस स्टेट मतलब एक राजा है, वो उसकी एक प्रजा है, और वो उसके 3 पीस वाला व्यवहार करता है। 3 पीस मतलब प्रोवाइड, उनको खाना देना, उनको उनके एमिनिटीज देना, प्रोटेक्ट, उनको बचाना अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन, एंड पनिश अगर कोई गलती करे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारी इकोनॉमी बन गई एक लैसे फेयर इकोनॉमी। लैसे फेयर इकोनॉमी क्या है? लैसे फेयर इकोनॉमी है समथिंग, आप समझिए लैसे फेयर इकोनॉमी क्या है। लैसे फेयर इकोनॉमी समथिंग, वहां पे आपको एक रूल मिलता है, दैट इज रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंस ले लिया कि हम जो है सिटीजन्स की लाइफ में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप मतलब इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। बट चीजें बदली, इकोनॉमी बदली, और हमारी जो इकोनॉमी, हमारी जो गवर्नमेंट का सेटअप है, वो क्या हो गया? वो बन गया एक वेलफेयर स्टेट। हम एक वेलफेयर स्टेट बन गए, जहां गवर्नमेंट एक्टिवली वेलफेयर के बारे में सोचती है ऑफ द पीपल। तो जहां गवर्नमेंट एक्टिवली लोगों के वेलफेयर के बारे में सोच रही है, तो वहां पे सोसाइटी का क्या इंपैक्ट होगा लॉ पे, ये अपने आप में क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा चीज बन जाती है। क्योंकि अब जो है अप्रोच इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं, वेलफेयर सेंट्रिक, सोसाइटी सेंट्रिक हो गई है। इसलिए सोसाइटी का इंपैक्ट जानना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। अब अगर बात की जाए, ये तो हो गई कोर फिलोसफी इसकी। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, एंड ही वाज नन अदर देन ऑगस्ट कॉम्ट, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्ट जो थे, उन्होंने ये टर्म लिखा था सोशियोलॉजी, और इसके फादर कहे जाते थे। उनके हिसाब से सोशियोलॉजी क्या थी? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इस शब्द का मतलब, इस टर्म का मतलब आपको ऐसे समझ में आएगा कि देखो, सोसाइटी में जो है ना, आप मेटाफिजिकल कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते। मेटाफिजिकल कंसेप्ट मतलब मनगढ़ंत चीजें, मतलब मनगढ़ंत भी मैं नहीं कहूंगा, मेटाफिजिकल कंसेप्ट जैसे राइट्स, ठीक है, तुम्हारे अधिकार एंड ऑल, वो मेटाफिजिकल कंसेप्ट पे आप ध्यान नहीं देते हो। आप सिर्फ एक चीज पर ध्यान देते हो, दैट इज आपकी सोसाइटी जो है, आपका समाज जो है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है। जैसे मान लो आप देखते हो सोसाइटी जो है, उसके अंदर एक चेंज आ रहा है, उसके अंदर आप देख रहे हो कि ब्रेकिंग ऑफ मैरिज बहुत नॉर्मल हो गया है। तो आपने एक लॉ बनाया, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज restitution of conjugal rights।
तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपने ऑब्जर्व किया कि सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, आपने अच्छे तरीके से उस चीज को इंडिविजुअल सेंट्रिक की जगह सोसाइटी सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, इसलिए आपको ये क्या कहते हैं चेंज होता दिखे और सोशियोलॉजी पढ़ने का समय, सोशियोलॉजिकल स्कूल जो स्टूडेंट्स का रेलेवेंट लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या कहते हैं, ये चीज तो बोली ही बोली। अब इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन से मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे देखो ये प्लानिंग कमीशन जो होती है वो इंडिया को एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करती है, जहां पे लीगल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइप की, पॉलिटिकल तो नहीं कहूंगा, मतलब समझ लो एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ लाइक सूडो एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वाज़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनती हैं। किस बेसिस पे? जो साइंटिफिक डेटा कलेक्ट होता है, एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट होता है। ठीक है, लाइक सेंसस हो गया, सेंसस मालूम पड़ा कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग किस एज के हैं, कितने लोग पेंशनर्स हैं, कितने लोग नहीं हैं, तो वो जो है वो एक तरीके से इस ऑगस्ट कॉम्ट की फिलोसफी पे बेस्ड है प्लानिंग कमीशन, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है, सोसाइटी में चेंज लाए जा रहे हैं, नए नए प्लान्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि अब नीति आयोग हो गई है 2014 से। चेयरमैन कौन होता है इसका, आप बताओगे कमेंट्स में। देखो यार, जो मेन आदमी जिसको फादर बुलाता है सोशियोलॉजिकल स्कूल का, वो तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बाद में आएगा, हमने उसको आखिरी में रखा है बचा के आपके लिए। बट दिस पर्सन लियोन दुगुत, ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। इनकी जो कंसेप्ट थी उसका नाम था, इनका जो कंसेप्ट था सोशल सॉलिडारिटी। इन्होंने आइडिया ऑफ राइट्स को जो है ना वो हटा के ड्यूटीज ले आए। इन्होंने कहा हर इंसान कहता रहता है कि मेरा ये अधिकार है, मेरा ये हक है, मेरा ये फलाने राइट है। वो कहते हैं कोई इंसान अपनी ड्यूटीज के बारे में क्यों नहीं बात करना चाहता? भाई ड्यूटीज भी तो हैं हमारी कुछ, लाइक एज अ सिटीजन अगर हमारे पास राइट्स हैं तो हमारी ड्यूटीज भी तो हैं, तो उन ड्यूटीज पे कोई क्यों नहीं बात करना चाहता? तो उन ड्यूटीज पे बात करने के लिए उन्होंने एम्फसाइज किया और इन्होंने कहा एक सोसाइटी में डेवलपमेंट सिर्फ तभी आ सकता है जब सारे लोग उस सोसाइटी में एक दूसरे का अच्छे तरीके से हाथ बटा रहे हैं और बेसिकली एक टाई अप टाइप का समझ लो, टाई अप या फिर कुमुलेटिव एफर्ट है। एक सोसाइटी में चेंज और डेवलपमेंट सबके कुमुलेटिव एफर्ट से आता है, और कुमुलेटिव एफर्ट जो होता है वो तब होगा जब हम लोग मेंबर ऑफ सोसाइटी में क्या क्रिएट करेंगे, सॉलिडारिटी, एक अपनापन। अब सॉलिडारिटी को उन्होंने दो तरीकों से बांटा, एक मैकेनिकल सॉलिडारिटी और एक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। अब ये दोनों क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी है कि हर इंसान जो है उसके जो काम है, उसके जो राइट्स हैं वो सिमिलर है, वो एक होमोजेनियस सेटअप है। होमोजेनियस मतलब सबके पास सिमिलर काम है, एवरीवन हैज सिमिलर वर्क टू डू एंड दे लिव इन अ होमोजेनियस सोसाइटी वेयर आपको क्या कहते हैं डिवीजन की जरूरत नहीं है, सब लोगों को एक ही काम करना है, तो एक दूसरे का हाथ बटा के करिए तो बेटर रहेगा। बट ऑब्वियसली उन्होंने ये चीज एक और कहते हैं कंसिडर इज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, क्योंकि हर जगह तो काम सिमिलर नहीं है, कई कई इंसान की डिफरेंट नीड्स होती है, डिफरेंट डिमांड्स होती है, डिवीजन ऑफ लेबर भी जरूरी होता है। तो इस वजह से जस्ट बिकॉज देखो भाई ये मैकेनिकल सॉलिडारिटी चल सकता था आज के समय में नहीं, पुराने पाषाण युग में जब आदमियों का एक रोल हुआ करते थे, जेंडर रोल्स, ठीक है, टाइप की चीजें, औरतों का एक ही रोल हुआ करता था, सबके पास इक्वल ऑलमोस्ट लेवल की हक था, सबके पास इक्वल राइट्स थी। तो उस समय में क्या कहते हैं कोई ऊपर नीचे नहीं था, तो भाई सबके सिमिलर रोल थे। ठीक है, लाइक अर्ली मैन सबका एक ही काम था। आपने फ्लिंटस्टोन्स देखा होगा ना, फ्लिंटस्टोन्स में कहते हैं सब एक ही काम कर रहे हैं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं है काइंड ऑफ। तो पर आज के समय में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हर इंसान का काम डिफरेंट है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे मैं एजुकेटर भी हूं, ठीक है, मैं और भी कुछ अगर काम करता हूं, ठीक है, मान लो मैं एजुकेटर हूं, चलो बाकी सब चीज़ हटा देते हैं, साइड में हटा देते हैं, मैं एजुकेटर हूं, मैं पढ़ाता हूं, और मेरा एक दोस्त है जो कि एक लॉ फर्म में काम करता है, मेरा एक दोस्त है जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, मेरा एक दोस्त है जो किसी पीएसयू में जॉब कर रहा है। तो ऐसे करके हम सबके काम कितने अलग हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबके काम की डिफरेंट नीड्स हैं, सबके काम की डिफरेंट मतलब जॉब प्रोफाइल है। तो ऐसे में सॉलिडारिटी जो है सब एक दूसरे का काम ना बटा के सब लोग अपना काम ढंग से करें। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन दिस केस इज डू योर वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। जैसे मैं यहाँ पे अपना काम दूसरे के काम में हाथ ना बटा के, क्योंकि दूसरे का काम अलग है, मेरा काम अलग है। अब भाई कोई अगर फर्म में काम कर रहा है तो वो लैपटॉप के सामने बैठ कर ड्यू डिलिजेंस कर रहा है 12-13 घंटे, उसका काम अलग है। मेरा है भाई मैं आ रहा हूँ 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ चला जा रहा हूँ, मेरा काम अलग है। ठीक है, तो अब मैं उसकी हेल्प मान लो करता हूँ, चलो ठीक है मैं जल्दी फ्री हो गया, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ जाके। अब उसका काम मुझे कहाँ पता है, ना मुझे आइडिया है, ना मुझे इंटरेस्ट है सीखने में। तो वही चीज़ है, अगर सीखने में इंटरेस्ट हो तो मैं भी एनालिसिस में भी जॉब ले लिया होता है वाली। बट हाँ बेसिकली मुद्दे से नहीं भटकते हैं, बात करते हैं इसकी। तो हाँ आज के दिन सबकी नीड्स अलग हैं, सबके काम अलग हैं। जब सबके काम और सबकी नीड्स अलग हैं तो हर इंसान को हर किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं है। ओनली वन थिंग दैट यू कैन डू इज डू योर वर्क प्रॉपरली, दैट्स इट। अगर आप उतना ही कर लेते हो
बहुत है। इंडियन कंटेक्स्ट में मैंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे देखो, आर्टिकल 51A दैट इज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज दैट वाज बोरोड फ्रॉम वेयर, ये आप लिखेंगे कमेंट्स में। ये क्या बताता है? ये बताता है कि सिटीजन्स को आपस में हार्मनी प्रमोट करनी चाहिए और एक कॉमन ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए। इससे क्या होता है, एक ड्यूटी आती है टू मेंटेन व्हाट, टू मेंटेन सोशल सॉलिडारिटी। आई गेस आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ऑगस्ट कॉम्ट की जो डेफिनेशन थी सॉलिडारिटी की वो क्या थी। ठीक है, इसको देखो आप कह रहे हो कि सर आप लोगों को कहीं ना कहीं मन में आ रहा होगा कि सर आप सोशोलॉजिकल स्कूल पढ़ा रहे हो, बेसिकली यहाँ पे सोशल सॉलिडारिटी पढ़ा रहे हो। जब आप ये चीज़ पढ़ा रहे हो तो आप इसको रिलेट क्यों नहीं कर रहे हो? आप इसको रिलेट क्यों नहीं कर रहे हो सोशोलॉजिकल स्कूल से? मैंने सोशोलॉजिकल स्कूल आपको बता दिया है, सोसाइटी के इंपैक्ट की बात करता है और कैसे बात करता है, क्या बात करता है, वो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे बटन होता है, सॉरी टच स्क्रीन होती है अब तो, सॉरी माई बैक पार्डन, ऐसे करके रिवाइंड करके देख सकते हो। बट यहां पे मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? यहां मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर स्कूल को समझने के लिए आपको उसके प्रोपोनेंट्स को, थ्योरीज को जानना जरूरी है। अब क्लैट पीजी में आपसे ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। हाँ ऑब्वियसली आपको जब ये तैयारी, अब ये सब पढ़ रहे हो तो आपको ये सीयूईटी में काम आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पे कि थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी किसने दी थी। जो थ्योरी ऑफ सॉलिडारिटी है उसमें कितने प्रकार की सॉलिडारिटी होती है, कौन कौन सी सॉलिडारिटी होती है, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक। लियोन दुगुत की थ्योरी क्या थी, ये क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। क्लैट पीजी में क्वेश्चन जो आएगा दैट विल बी अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर मान लो सॉलिडारिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने समझा दिया सॉलिडारिटी क्या है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया सॉलिडारिटी होती क्या है, किस प्रकार की होती है, क्या मतलब कैसे हम लोग उसको डेवलप करते हैं, मतलब कैसे उसको हम लोग को आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में डेवलप करना चाहिए। तो अब आप क्वेश्चन का जब जिस्ट समझ गए हो, आपको पैसेज पढ़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप पैसेज पढ़ के ही आंसर कर पाओगे मोस्टली। ठीक है, क्योंकि अब बिना पैसेज पढ़े तो आंसर करने की हिम्मत नहीं करोगे हिमाकत। वो मोस्टली कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, उसको एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा, बहुत बड़ा लेके नहीं आऊंगा, वो हर इंसान खुद ही डिपेंड करता है कैसे अटेम्प्ट करेगा। पर हाँ कुछ केवीआर जो मुझे देने हैं शायद शॉर्ट में बता दूं मैं कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको वीडियो की आगे कैसे को नीड है नहीं उसकी। ठीक है, इस पर नहीं मैं घंटे बता वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे अटेम्प्ट कर लो, ऐसे अटेम्प्ट कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो। भाई ये तुमको खुद देखना है, मॉक दे देखिए तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। हाँ तो बात इस पर कर रहे थे कि हाँ अब ये है कि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया और आपका ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, आपका मैकेनिकल सॉलिडारिटी का, तो आप क्या कर लोगे, आपको जब पेपर आएगा तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ यार मुझे ये कंसेप्ट आता है, मैं पेपर पढ़ने में कनेक्ट कर पा रहा हूँ सारा और मैं आंसर लगा दे रहा हूँ। बाकी पढ़ाई देखो, मैं एक बात फिर से बोलूंगा, जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये अगर आपसे कोई भी इंसान कह रहा है कि मैं जो पढ़ा दे रहा हूँ वो एग्जॉस्टिव है, ये पढ़ लो तो फिर ये कॉलेज निकल जाएगा, बिलीव मी, इज अ स्नेक ऑयल सेल्समैन। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है जो एग्जॉस्टिवली पढ़ाई करा सकता है आपकी, वो भी क्लैट पीजी ऐसे अनसर्टेन एग्जाम की। और ना ही कोई आपको समझदार इंसान ये क्लेम करते हुए मिलेगा कि ये कॉलेज निकल जाएगा, ये कर लो, ये कॉलेज निकल जाएगा। कोई समझदार इंसान ये क्लेम नहीं करता, बेवकूफ़ भले करते हो। तो आप ये चीज़ आप समझिए, इस चीज़ को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपको जाके खुद से भी पढ़ना है। ये आपके नोट्स आप बना रहे हो, आप बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको आगे जाके खुद भी पढ़ना है, खुद भी पढ़ना है, खुद भी। मैं क्वेश्चन कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे बताऊं तभी, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपना कंसेप्ट डेवलप करना है, स्किल डेवलप करनी है। ये सब पढ़ोगे नहीं तो स्किल डेवलप नहीं होगी, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। चलो बातें बहुत हो गई हैं, अभी आ जाते हैं, बाकी सारा कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, चलो। रुडोल्फ वॉन आयरिंग, लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड। इन्होंने क्या बोला कि जो आयरिंग थे, इन्होंने बोला कि लॉ का काम जो होता है वो सिर्फ दो चीज मैनेज करना होता है, रिवॉर्ड और कोर्शन। अब कोर्शन आपको जिसने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा को समझ में आ गया। कोर्शन मतलब किसी से जबरदस्ती करना, किसी तरीके से, मतलब सैंक्शन समझ लो कोर्शन को। अब आप जैसे मान लो कोई अच्छा काम करते हो अपने घर पे, फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई की, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, जैसे आपके पापा ने पढ़ाई की, अपने पापा ने बोला बाइक दिला दूंगा आपसे, आपके पापा ने बोला आपके फलाने नंबर आए, जैसे मान लो 12th में आपसे बोला उन्होंने कि अगर तेरे 90% के ऊपर आए तो मैं आपको रॉयल एनफील्ड दिला दूंगा। तो अब और अगर 80 के नीचे आए तो 2 दिन तक खाना नहीं दूंगा, या फिर कुछ ऐसा ही, मतलब जो सैंक्शन देना चाहें अपनी मर्जी से। ये तो मैंने फालतू का बोल दिया, ऐसा कोई नहीं करता। हाँ तो इस टाइप का आपको एक मिल गया रूल। अब क्या हुआ, 90% के ऊपर आए रिवॉर्ड मिलेगा, 80 के नीचे आए क्वेश्चन मिली। मान लो कोई बेचारा इतना भागा है उसके 89.9 आ गए, तो कुछ नहीं मिलेगा, बट फिर भी रोने वाली बात है। हाँ तो रिवॉर्ड और क्वेश्चन को मैनेज करना काम है सोसाइटी का, सॉरी लॉ का। तो लॉ का जब एक काम है, हम रिवॉर्ड को क्वेश्चन को मैनेज करते हैं, तो अब उस क्वेश्चन और रिवॉर्ड को मैनेज करने में हम लोग 3 प्रकार के इंटरेस्ट जो होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, उनको भी ध्यान से समझते हैं। उन 3 प्रकार के इंटरेस्ट को ही हम लोग काउंटर बैलेंस कर रहे होते हैं। जैसे क्या स्ट्रगल रहता है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, इस लड़के का इंटरेस्ट इसको बाइक मिल जाए। सोशल इंटरेस्ट, अब वो तो इसमें खैर मैंने एग्जांपल गलत ले लिया, बाइक सोशल इंटरेस्ट का क्या लेना, बाकी स्टेट का इंटरेस्ट।
जब कोई भी लॉ का पहलू चुना जाता है तो जो लोग उस लॉ से गवर्न होंगे वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, सोसाइटी पे एज अ होल क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो सोशल इंटरेस्ट है, और गवर्नमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट की जिंदगी में गवर्नमेंट के आगे अपकमिंग ईयर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो ये है आपका जैसे कहते हैं सोशल इंटरेस्ट है। आप समझिए, जैसे आप ये देखिए कि हम लोगों को लॉ को एक टूल की तरह देखना है जिससे हम लोग अचीव कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस जो सोशल पर्पस हो, जिसमें हम लोग ये तीनों इंटरेस्ट को काउंटर बैलेंस कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल आप लेबर लॉस जानते होंगे, पढ़ेंगे भी आप, मैं शॉर्ट थोड़ा बहुत लेके आऊंगा उसका भी, ठीक है, वो पर उसका भी टाइम है उसमें, पर हाँ जैसे मान लीजिए मिनिमम वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट MWA मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, उसके अलावा आपका सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है एम्प्लॉयर का उसको रिस्ट्रेन किया जा रहा है प्रॉफिट, ताकि सोशल इंटरेस्ट लाइक वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स, द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स, और भी कई सारी चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है 41 42 में, आर्टिकल 41 42 में, ठीक है, वो बढ़ाया जा रहा है। कैसे बढ़ाया जा रहा है? लीगल कोर्शन के थ्रू, जिससे आप क्या कहते हैं लीगल पेनल्टीज डाल सकते हो कि आप अगर एक इंसान से जरूरत से ज्यादा काम कराओगे तो पेनल्टी पड़ेगी। जैसे कोई एम्प्लॉयर है वो बोलता है कि यार हमारे फैक्ट्री पे दिन के 18 घंटे काम होगा, 6 घंटे घर जाओ सो जाओ, 4 घंटे सो पाओ सो जाओ, इस तरीके से वो कोर्शन क्रिएट कर। अब तो कोर्शन क्या है? पेनल्टी। वर्किंग आवर फिक्स है कि 10 घंटे काम होगा, उससे ऊपर काम नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, आपने एक इंडिविजुअल का जो मॉनिटरी इंटरेस्ट था इन लोगों से ज्यादा काम कराने का, वो उसको रोका, रिस्ट्रेन किया। कैसे? आपने पेनल्टीज कोर्शन से इनहेंस किया उसको, और जो वर्कर्स थे उनको वे कहते हैं रिवॉर्ड मिला कि वो अपनी जिंदगी ढंग से जी सकते हैं। वो अपने मॉनिटरी इंटरेस्ट के लिए इन लोगों से देर तक काम करा रहा था, वो मॉनिटरी इंटरेस्ट को आपने क्या कहते हैं कोर्शन से ब्रीच किया, रोका, और आपने सोशल इंटरेस्ट जो कि वर्करों का इंटरेस्ट, सोशल सिक्योरिटी का जो हमारा लॉ होता है, वो हमारे लॉ भी है 2020 का कोड। इनफैक्ट आप सोशल सिक्योरिटी आप चाहे तो देख लीजिए, UDHR में भी हमारा पार्ट है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी 41 42 आर्टिकल, ठीक है, 43 काइंड ऑफ, इन सब में सोशल सिक्योरिटी दी हुई है। सोशल सिक्योरिटी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको बढ़ावा दिया। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ रुडोल्फ वॉन आयरिंग की लॉ जो है उसको एज अ मीन्स टू एन एंड देखना है। हम लोग को लॉ को ऐसे देखना है कि उससे हम लोग को कुछ पर्टिकुलर एंड्स अचीव करने हैं, इंडिविजुअल, सोशल और स्टेट इंटरेस्ट्स को अच्छे से बैलेंस करना है, काउंटर बैलेंस करना है। कैसे? रिवॉर्ड और कोर्शन के थ्रू, ठीक है। दिस वाज द थ्योरी ऑफ रुडोल्फ वॉन आयरिंग कि हम लोग तीनों इंटरेस्ट को मैनेज करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे, जहां पे रिवॉर्ड जो होगा, एक इंसान का रिवॉर्ड है, उसको डाउन किया जाएगा, उसको कर्टेल किया जाएगा बाय वे ऑफ कोर्शन। जैसे इसका रिवॉर्ड था एक्सेसिव मनी जो इन लोगों से 18 घंटे काम करके लेता निकलवाता, वो कोर्शन पेनल्टी से रोका गया ताकि इन लोगों का सोशल इंटरेस्ट अपहोल्ड किया जा सके। सोशल इंटरेस्ट अपहोल्ड होगा तो लोग स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी उसको वोट देंगे, तो इनका भी इंटरेस्ट अपहोल्ड हो रहा है, और भाई इसका इंटरेस्ट और डाउन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डाउन होने की जरूरत है। इसको काम मिल रहा है बट एक्सेसिव काम नहीं करा पा रहा, अब्यूज नहीं कर पा रहा उनका पोजीशन को, अपनी पोजीशन को। सो दिस इज द लॉ। आपको समझ में आएगा सोसाइटी कितना बड़ा इंपैक्ट डालती है लॉ पे। यूजीन एलरिच, इन्होंने क्या कहते हैं एक एग्जाम्पल, इन्होंने एक वो दिया था कंसेप्ट जिसको कहते हैं लिविंग लॉ, ठीक है। इनके हिसाब से जो लॉ बनता है वो लिविंग इन नेचर होता है। जैसे पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ, वो क्या बोलता है? पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ बोलता है, एक छोटा सा मैं प्रीकर्सर दे रहा हूं, जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा ही। पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ बोलता है कि जब आप बेसिकली कोई एक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल सुपीरियर होता है हमेशा, आप जो है जिस सोसाइटी में, स्टेट में लोग रह रहे हैं, उनका हमेशा एक पॉलिटिकल सुपीरियर होता है जो उनको बताता है एक पर्टिकुलर एक्ट आपको ये करना है, आपको ये करना है, अगर आप नहीं करोगे तो आप पे सैंक्शन लगेगा, ठीक है। तो वो जो चीज होती है, ये जो हम लोग बता रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, जो रिवॉर्ड वाला जो सीन है, ठीक है, अब वो लिविंग लॉ से हम इसको कैसे रिलेट कर ले रहे हैं, समझिए इस चीज को। जो फॉर्मल लॉ है वो होता है क्या कहते हैं, जो स्टेट मतलब पॉलिटिकल सुपीरियर बैठे बैठे बना रहा है, बट फॉर्मल लॉ से ऊपर होता है लिविंग लॉ, जो कौन बना रहा है? सोसाइटी के लोग, सोसाइटी के लोग। लॉ का नेचर जो है वो लिविंग है। जैसे सोसाइटी डेवलप होती जाती है, लॉ भी एक जीवंत चीज है जो धीमे धीमे डेवलप होती जाती है, जीती है। वो एक जगह स्टैटिक खड़ी नहीं रहती है, वो एक जगह स्टैटिक ये नहीं कि ये आ गया तो अब यही रहेगा। जैसे नेचुरल में बोलते हैं कि यूनिवर्सल कंसेप्ट, भगवान का लॉ तो है, भगवान का दिया हुआ मॉरल्स हैं, वो वही रहेंगे, ऐसा नहीं है। लॉ जो है चेंज होता है, इट चेंजेस विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और लॉ जो चेंज होता है वो होता है विद द सोसाइटी, बाय द लाइक प्रॉपर कंसेंसस ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी। अगर कोई लॉ चेंज हुआ है तो वो फॉर्मल लॉ नहीं है, वो लिविंग लॉ है। जैसे आप देखिए
राइट टू प्रिवेसी उसको आर्टिकल 21 में डाला। आर्टिकल 21 में राइट टू प्रिवेसी का ही मेंशन नहीं था, कि फॉर्मल लॉ मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोवरेन जो सबसे ऊपर है, हमारी सरकार उसका बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 लिखा था, राइट टू प्रिवेसी कहीं नहीं लिखा था। पर राइट टू प्रिवेसी डिमांडेड था, तो केस पोटास्वामी केस में उसको सोसाइटी की नीड, सोसाइटी के पीपल की नीड देखते हुए लिविंग लॉ बनाया गया, और उसमें आर्टिकल 21 में ये चीज डाली गई। जैसे आप देखिए कस्टमरी मैरिज प्रैक्टिसेस का एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। ये क्या लिया हुआ है, कई सारी रूरल कम्युनिटीज जो है इंडिया में, वो आज भी ट्रेडिशनल मैरिज रिचुअल जो होती है फॉलो करती हैं। आप देखिए हर जगह की देखो यार, सोसाइटी जो होती है वो हर जगह डिफरेंट है। हम मैं यूपी का हूँ तो यूपी में अलग तरीके से होता है सब कुछ काम, लाइक बिहार में अलग तरीके से होता होगा, बंगाल में अलग तरीके से होता होगा, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है। तो आज भी आप देखिए रिचुअल जो होते हैं वो गांव वगैरह में, देहात इलाके में, वो बहुत ही अलग तरीकों से होते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट। तो वो हर टेक्निकल डिटेल जो हिंदू मैरिज एक्ट में है उससे ज्यादा ना एकदम मिलते हों। जैसे सेरेमनीज के लिए सेक्शन 7 है ना हिंदू मैरिज एक्ट में, उसमें हर टेक्निकल डिटेल जो है उसमें क्या पता उनका मेंशन भी ना हो, फिर भी वो कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि वो कस्टम्स हैं और उन्होंने शेप ले लिया है ऑफ अ लिविंग लॉ, वो यूजेज बन गए हैं कि वो हाँ, उसके बिना ऐसा नहीं वैलिडिटी नहीं है उस शादी की, वैलिडिटी तो होगी, बट वो इतने पायस हैं, मतलब इतने ज्यादा वो बन गए, इतने मतलब समय से चले आ रहे हैं कि वो होते ही हैं सोसाइटी में। तो सोसाइटी का अपना लॉ है वो, उससे हम लोग लिविंग लॉ कहते हैं। वो फॉर्मल लॉ सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट है, सेरेमनीज लिखी हैं, उससे सुपीरियर लॉ है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो उसको अपना खुद का लॉ मानते हैं। जैसे उनमें अगर एक मान लो रस्म है कि हम लोग, मैंने मनगढ़ंत बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कोई रस्म के बारे में, ठीक है, ना ही मेरी शादी हुई है, ना कुछ मैंने कहीं शादी अटेंड करी है गाँव में, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। पर मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी गाँव में एक रस्म है कि यार हम लोग जो है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग शादी से पहले बलि चढ़ाते हैं, फर्ज करते हैं या सेक्रीफाइस देते हैं किसी जानवर का, ठीक है। या उनके यहाँ एक रस्म है कि वो शादी से पहले उनके यहाँ मतलब शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जाता है, कुछ भी ऐसी रस्म है। तो ये रस्म फॉर्मल लॉ जो है सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेरेमनीज में मेंशन नहीं होगी, फिर भी वो ये करते हैं क्योंकि ये सोसाइटी के लोग जो हैं उनका बना हुआ लॉ है, उनका दिया हुआ लॉ है, उनके मतलब का लॉ है, उनकी मर्जी का लॉ है। इसे लिविंग लॉ कहते हैं और ये फॉर्मल लॉ से आगे है एज पर द थ्योरी ऑफ यूजीन एलरिच। आई गेस आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखो, रिवाइंड करना नहीं आता है तो फिर रिवाइंड करके देखो, वहां बताया मैंने। सो लास्टली वी आर डाउन टू Dr. Roscoe Pound. Roscoe Pound was the founder of Sociological School of Jurisprudence. He was the founder of Sociological School. अब रॉस्को पाउंड की हम लोग बात करें तो इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था उस कंसेप्ट का नाम था सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग होता है, इन्होंने बोला कि जो सोसाइटी में लोग हैं उनका काम है एज अ इंजीनियर, कि इंजीनियर का काम क्या होता है? मशीन्स बनाना, ठीक है, मशीन्स बनाना, अलग अलग तरीके के आविष्कार करना, ठीक है, नए नए तरीके की चीजें करना इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंजीनियर्स हैं ये लोग सोसाइटी के इंजीनियर, सोसाइटी के लोग हैं, और इन लोगों को लॉ को ऐसे शेप करना है कि मैक्सिमम पीपल ऑफ सोसाइटी जो है उनको बेनिफिट हो। पीपल ऑफ सोसाइटी आर बेनिफिटेड, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ये फादर है सोशियोलॉजिकल स्कूल के, उन्होंने लॉयर को, जूरिस्ट को एक सोशल इंजीनियर की तरह देखा कि एक लॉयर, देखो भाई लॉ जो बनता है वो कौन बनाता है? ऐसे कल को भाई मान लो जो केस पोटास्वामी केस हुआ उसमें डिसीजन आया राइट टू प्राइवेसी वाला, ठीक है, नवतेज सिंह जौहर केस हुआ 377 वाला डिसीजन आया, नालसा केस हुआ, ट्रांसजेंडर डिसीजन आया। तो ये जो डिसीजन आते हैं इनके पीछे हाथ किसका होता है? जो दो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सोसाइटी तो होती है, पर उस मोमेंट में जब ये डिसीजन हो रहा है, जब ये लॉ बन रहा है, तो कौन इसको क्या कहते हैं शेप कर रहा है उस मोमेंट में? वो कौन है? जज, लॉयर। सोसाइटी तो एक कैटलिस्ट फोर्स होती है जिसकी वजह से ये चेंज डिस्कस किया जा रहा है, पर डिस्कस तो यही लोग कर रहे हैं ना, जज और लॉयर। तो जूरिस्ट और लॉयर ये वो लोग हैं जो लॉ को शेप करते हैं। तो इनको रॉस्को पाउंड क्या बोलता है? इनको रॉस्को पाउंड बोलता है, बोला सॉरी, रॉस्को पाउंड क्या बोलते हैं? इनको रॉस्को पाउंड बोलते हैं सोशल इंजीनियर। और इन सोशल इंजीनियर्स का काम क्या है? इनका काम सिर्फ एक है, इनको सोसाइटी में लॉ को इस प्रकार से शेप करना है कि सोसाइटी में मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो, मैक्सिमम पीपल ऑफ सोसाइटी आर बेनिफिटेड फ्रॉम देयर लॉ, फ्रॉम द लॉ दैट दे हैव शेप्ड। अब जैसे आप देखिए, इसको आप समझिए एग्जांपल से, ठीक है। जैसे समझ लो कि स्मोकिंग, पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग से नुकसान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं।
भाई क्योंकि स्मोकिंग आप देखिए साइंटिफिकली प्रूवन है, सोशल इंजीनियर के अलावा जो नॉर्मल मेडिकल साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर उनको पता है सबको कि स्मोकिंग जब कोई इंसान स्मोक करता है, जैसे अगर मान लो मैं स्मोक करता हूँ, मेरे साथ एक नॉन स्मोकर फ्रेंड है, वो खड़ा हुआ है, तो अगर वो फ्यूम्स उसकी ले रहा है कि हवा में है ही है फ्यूम्स, तो उसके लंग्स को भी इफेक्ट हो सकता है। मेरे को तो हो ही रहा है, मैं तो डायरेक्ट एक्टिव स्मोकिंग कर रहा हूँ, पर जिसको पैसिव स्मोकिंग कर रहा है उसके लंग्स पे भी डिसेंट इनफ इफेक्ट हो सकता है इस चीज़ का। तो जब ये चीज़ है तो इसलिए पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, वहाँ स्मोकिंग बैन कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। पर ये बात सोसाइटी में एक सेंटीमेंट थी कि स्मोकिंग बैन होनी चाहिए। फिर केस हुआ, वकील आए, वकीलों ने दलील दी, जज साहब आए, जज साहब ने दलील सुनी और फिर फाइनली एक डिसीजन हुआ और ये बैन हो गई। डिसीजन आपको पता ही होना चाहिए, हर्षमंदर नहीं सुसिंग का नाम था, मुरली एस देवरा, मुरली एस देवरा केस, मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें स्मोकिंग पब्लिक प्लेस में बैन हो गई। ऐसे मल्टीपल जजमेंट्स है जहां पे चीजें क्या कहते हैं बैन करी गई हैं, चीजें मतलब नहीं अलाउ करी गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोसाइटल चेंज, सोशल सोसाइटी में जो चेंज हुआ उसके बेस में अलाउ करी गई। अब इन्होंने क्या किया, जो एक और जो थे कोलर, इन्होंने इनकी बेसिस सोशल इंजीनियरिंग की बेसिस पे 5 जूरल पोस्टुलेट्स दिए। पहला था सेफ्टी। सेफ्टी मतलब लॉ जो है वो ऐसा फ्रेम होना चाहिए कि हर इंसान को अपनी लाइक बॉडी की, अपनी लाइफ की सेफ्टी महसूस हो, उसको लगे कि यार ऐसा ना हो कभी कोई इंसान आए और मुझे जान से मार दे, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तभी क्रिमिनल लॉ फ्रेम हुआ, ताकि हर इंसान जो क्रिमिनल एक्ट करे उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उसके अलावा हर इंसान, देखो यार अपनी प्रॉपर्टी, जैसे भी हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में प्रॉपर्टी डील करेंगे, पोजीशन और ओनरशिप का कंसेप्ट, तो देखो हर इंसान जो है उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल मेरी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी मेरा मोबाइल है, मेरी प्रॉपर्टी मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मेरी बाइक है मेरी प्रॉपर्टी, तो मैं चाहूंगा ना मेरी, और ये तो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लो मेरी कोई ज़मीन है वो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेरा घर है मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब क्या होता है कि इंसान की अपनी प्रॉपर्टी होती है तो वो चाहता है ना कि वो अपनी राइट टू प्रॉपर्टी, लाइक अपना प्रॉपर्टी जो है वो किसी और मतलब किसी और को ना दे, कोई और उसकी प्रॉपर्टी उससे छीन ना ले। इसलिए प्रॉपर्टी के लिए आपके ओनरशिप के राइट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया। बट हाँ इसमें चेंज भी हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, सॉरी राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो पहले 19(1)G में था शायद, ठीक है, नहीं जी में नहीं था, एफ में था, सॉरी एफ में था, अब वो 300(A) में है। तो ये चेंज हुआ 44th अमेंडमेंट से। ये चेंज क्यों हुआ आपको पता ही है, चेंज क्यों हुआ? चेंज हुआ क्योंकि क्या कहते हैं एक्विजिशन में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बना दिया जाता था, तो उसको ब्रीच करना बहुत मुश्किल हो जाता था और गवर्नमेंट को एक्विजिशन करने ही होते थे फॉर पब्लिक पर्पस। अभी मैंने बात भी करी है इस पर। तो वही चीज़ है कि क्या कहते हैं उसको चेंज किया गया, वही सोसाइटी की नीड थी, ठीक है। तो अब बात की जाए इसकी, तो हाँ ये प्रॉपर्टी का तुम्हारी राइट, हर इंसान ये एक्सपेक्ट करे कि कोई भी चीज़ के साथ करी जा रही है तो हर एक चीज़ गुड फेथ में हो। गुड फेथ कहाँ डिफाइंड है? आईपीसी में, ओबीएनएस में बता सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। गुड फेथ में उसके सारे काम हो रहे हैं। फाइनली कोई भी काम उसके साथ हो रहा है तो वो ड्यू केयर के साथ हो रहा है, कोई नेग्लिजेंट एक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी टॉर्ट या फिर कोई भी टॉर्ट, मतलब बेसिकली टॉर्ट कहाँ, जहाँ पे ड्यूटी ऑफ केयर है, सामने वाला पर्सन को ब्रीच करता है तो उनको इंजरी होती है। कोई भी इंसान को फालतू में ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ रही है, हर काम जो उसके साथ हो रहा है वो ड्यू केयर से हो रहा है। एंड जो भी इंसान के साथ गलत हो रहा है वो उसकी लाइबिलिटी सामने वाले पे, मतलब कई केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कई केस में नॉर्मल लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी लगा पा रहा है, मतलब ही कैन मेक पीपल लाइबल। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस भाई ओलियम गैस लीक केस, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स, आपका भोपाल गैस लीक केस, वहाँ तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हुई थी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी दूसरे वाले में भी हुई थी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केस राइलेंड वर्सेस फ्लेचर, ठीक है। ऐसे केसेस जो हैं, तो इन्होंने 5 ये पोस्टुलेट्स दिए कि हर इंसान सेफ महसूस कर सके, इसलिए क्रिमिनल लॉ है, अपनी प्रॉपर्टी पे ओनरशिप रख सके इसलिए प्रॉपर्टी लॉ है, और भी लॉज हैं। गुड फेथ के साथ उसके सारे काम उसको लगे कि सामने वाला सब मेरे साथ कर रहा है, मेरे साथ कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो गुड फेथ में कर रहा है। दूसरा, कोई भी उसका टॉर्ट कमिट ना हो, और फाइनली कोई भी अगर कमिट हो टॉर्ट या क्राइम कुछ, तो सामने वाले पे लाइबिलिटी इंपोज करी जा सके, ठीक है। दिस इज अ साइन एक सोसाइटी नॉर्मली फंक्शन कर रही है। सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ रॉस्को पाउंड, एंड विद दिस we are done with sociological school of jurisprudence. अगेन मैं यही बोलूंगा, इन सब पे क्वेश्चन, इन जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं आते रहेंगे, और ये मैं समझना 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, आते रहेंगे, जितने बना सकता हूं मैं, जितने मैं ढूंढ सकता हूं, जितने में मुझे मिल सकते हैं, चाहे वो ओलेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, क्लैट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आना ही है, ओलेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मतलब क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोगों से। क्यों? क्योंकि यार देखो कंसेप्ट ओलेट से आपको समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट मुझे याद है कि नहीं, कंसेप्ट याद रखोगे, लाइक कंसेप्ट तो ओलेट से नहीं समझ में आएगा, पर हाँ ये है कुछ ना कुछ तो तुमको सीखने को ही मिलेगा। तो वही है कि ओलेट्स की तैयारी तो साइड बाय साइड चलती रहेगी। बाकी मैं यही बोलूँगा, क्वेश्चंस लगाने हैं तो प्लीज़ कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, एंड हम अभी और भी वीडियो लाने वाले हैं, और भी चीज़ों में आने वाले हैं, और भी सब्जेक्ट हम लोग डील करने वाले हैं, तो प्लीज़ मिलते रहेंगे। टिल देन प्लीज़ कीप प्रिपेयरिंग, कीप हसलिंग, वन डे और डे 1, लाइक अभी जो डे 1 है, वन डे भी हो जाएगा, तो प्लीज़ कीप हसलिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू आर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू डेवलप क्लैट पीजी। थैंक यू।